स्वागत है आपका इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में। अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले हम 5 इडियम्स कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। द ओल्ड फ्लेम। द ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है पुराना प्यार। ए ओल्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। अगर किसी का पास्ट में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम? एन ओल्ड फ्लेम। आई होप ये तो सबको याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, यानी कि एक पुराना दिमाग और यंग जवान कंधों पे। कि कोई उम्र में तो छोटा है, 17-18 साल का है और वो बातें कर रहा है बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड मैन की, 50 साल की, तो उसको क्या कहेंगे हम? कम उम्र में समझदारी वाली बातें करने वाला, उसको क्या कहेंगे हम? एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एन ओलिव ब्रांच। ओलिव ब्रांच का मतलब होता है शांति निवेदन, किसी से पीस की आग्रह करना कि भाई हमें शांति चाहिए। ये ओलिव ब्रांच का ओरिजिन कहाँ से है? कि पहले ग्रीक और रोमन्स टाइम पे वहाँ पे आज भी ओलिव ऑयल का खेती होती है सबसे ज़्यादा। तो उस वहाँ पे जब पहले राजा हार जाता था या कोई राजा सोच रहा था कि मैं हार जाऊँगा, तो वो क्या करता था, एक हाथ में ओलिव ब्रांच लेके और शांति निवेदन करता था कि दूर से दिखाता था कि भाई ओलिव ब्रांच लेके कि हम शांति चाहते हैं, हम और आगे युद्ध नहीं करना चाहते। तब से ये ईडियम का चलन है कि एन ओलिव ब्रांच मतलब शांति निवेदन, पीस अकॉर्ड। नेक्स्ट देखते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब होता है झगड़ा, है ना। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हो गया? झगड़े की जड़। ठीक है। झगड़े की जड़ को क्या कहेंगे हम? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है। मैटर ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट एप्पल ऑफ वंस आई। किसी की आंखों का तारा, मतलब बहुत प्यारा। किसी को कोई अगर बहुत प्यारा लगता है तो उसको क्या कहेंगे हम? उसकी ये तो भाई उसकी आंखों का तारा है। ठीक है। भाई उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एप्पल ऑफ वंस आई। ठीक है। तो ये तो हो गया आज के इडियम्स। अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। लेट्स चेक आउट रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है कि अगर नाउन और प्रोपोजिशन और फिर नाउन, वही नाउन सेम नाउन है, तो नाउन का यूज सिंगुलर फॉर्म में होता है और उसके साथ वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। ठीक है। जैसे ये सिप आफ्टर सिप, इसमें एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस सिप्स नहीं होगा, सिप्स आफ्टर सिप्स नहीं होगा। ठीक है। एक तो सिप्स आफ्टर सिप्स नहीं होगा और एक इसके साथ हमेशा अगर वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर। ठीक है। ये नहीं कि भाई इसमें दो नाउन आ गए तो हम प्लूरल वर्ब लगा दें, नहीं, सिंगुलर वर्ब भी लगेगी। जैसे कि इसने एग्जांपल तौर पे हमने ले रखा है शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, है ना। ऐसे ही इसका मतलब क्या होता है कि ढेर सारी शिप, यानी कि शिप के ऊपर शिप आ रही हैं, है ना, एक के बाद एक अनेक शिप आ रही हैं। ठीक। इस केस में हमारा क्या यूज होगा? ओनली सिंगुलर फॉर्म। ठीक है। दूसरा, एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में आ जाएंगे तो आपको हो सकता है कि एरर स्पॉटिंग करने दे दी जाए या फिर करेक्शन के लिए दे दी जाए। जैसे मैं ये कहूँ कि क्वेश्चन में आ सकता है कि सिटीज़ आफ्टर सिटीज़ हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। तो अब इसमें दे देगी, इसमें एरर फाइंड करो, तो एरर कहाँ हो जाएगा? इसमें, इस वाले में। ठीक है। इसमें एरर फाइंड, एरर किस में हो जाएगा? इस वाले में। और आपका अगर करेक्शन के लिए दे दी जाए तो इसको हटा के क्या लिख देंगे हम? सिटी आफ्टर सिटी, सिंपल। ठीक है। तो इसमें सिर्फ ध्यान रखने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो नाउन प्लस कोई भी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हर अलग नाउन के साथ अलग भी लग सकती है, ज़रूरी नहीं कि सेम ही हो, है ना। तो हमें तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर प्रीपोजिशन और बीच में हो दो नाउन के और नाउन सेम हो तो एक तो ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे, दूसरा इनके साथ वर्ब क्या यूज होगी? सिंगुलर। ठीक है। ओके।
कुछ एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ मैं आपको कि ये क्या क्या नाउन्स होते हैं ऐसे यूज़ में। जैसे मैन आफ्टर मैन, ठीक है, इसमें मैन नहीं लगाना, सिंगुलर ही यूज होगा। दूसरा, रो अपॉन रो, तो ये अब ये इसके साथ में अपॉन आया है ना, ऐसे डिफरेंट भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि सेम ही हो, है ना। फिर फ्रॉम डोर टू डोर, ये भी है, इसमें प्रीपोजिशन आगे आ गया, लेकिन इसका भी यूज जैसे इसी कंडीशन के साथ में होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो उसमें सिर्फ दो ही जगह एरर हो सकती है। एक तो उसके वर्ब में हो सकती है कि उसने प्लूरल यूज़ कर रखी हो, वहाँ पे सिंगुलर यूज़ होगी। अगर उसने प्लूरल नाउन कर रखे हो तो सिंगुलर नाउन होंगे। ठीक है, और एक चीज़ और हो सकती है, अगर सिटी आफ्टर सिटीज है, उसने सिटी अपॉन सिटी कर रखी हो तो वो गलत हो जाएगी। ठीक है, सिप आफ्टर सिप की जगह यहाँ पे उसने नाउन, दोनों नाउनों के बीच में प्रीपोजिशन हो सकता है, कुछ और लगा रखी हो, फ्रॉम लगा रखी हो या अपॉन लगा रखी हो, तो वो गलत हो जाएगा। हमें ये प्रीपोजिशन भी ध्यान रखने की कि इसके साथ में कौन सी यूज होगी। ठीक है, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है कि जब हम किसी पर्सन्स, है ना, या फिर थिंग्स, इनके, क्या तो इनमें से एक, है ना, इनमें से कोई सी एक के बारे में बात करें, जैसे ये स्टूडेंट्स हैं, तो इनमें से एक स्टूडेंट की बात करें, जैसे वन ऑफ स्टूडेंट, तो वन ऑफ स्टूडेंट नहीं होगा, एक स्टूडेंट तो एक ही हो गया ना, वन ऑफ स्टूडेंट्स। या फिर हम इन इस स्टूडेंट्स के एक की बात ना करके इसमें से कुछ एक की बात करें, है ना, तो फिर क्या होगा, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब इतना है कि जब हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ थिंग्स या पर्सन्स की एक के बारे में बात करें, वन ऑफ के बारे में बात करें, तो भी यहाँ पे नाउन कौन सा यूज़ हो रहा है, प्लूरल नाउन यूज़ होगा। जैसे स्टूडेंट्स, वन ऑफ स्टूडेंट्स, वन ऑफ स्टूडेंट नहीं होगा। ऐसे ही ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही चाहे वन ऑफ हो, ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो। ईच ऑफ और आइदर ऑफ का डिफरेंस पता होगा आपको शायद, कि ईच ऑफ तो किसके लिए यूज़ होता है, किसी दो या दो से अधिक, है ना, कितने भी पर्सन हो, जैसे हो सकता है 100, तो भी ईच यूज़ होगा। लेकिन आइदर, आइदर हमेशा दो चीज़ों के बीच में हम यूज़ कर सकते हैं, और ईच को दो से ज़्यादा के बीच में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, बोथ ऑफ, ए फ्यू ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए वेरियस ऑफ, मैनी ऑफ, सेवरल ऑफ। मेनली तो ध्यान रखना है कि ऑफ आ गया और उसके पीछे आपके यहाँ पे कुछ नंबरेबल चीज़ आ जाए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, क्लियर। इसमें रही बात वर्ब की, तो वर्ब इनके सब्जेक्ट एग्रीमेंट के साथ में चलेगा। ऐसे नहीं कि भाई सिर्फ सिंगुलर ही आएगा या फिर प्लूरल आएगा, ये वर्ब एग्रीमेंट के साथ में आएगा। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे ना, जब आपको इसको क्लियरली बता देंगे। ठीक है, वैसे अगर आइडिया के लेने तौर पे सिखाऊं तो जैसे ईच ऑफ मतलब यहाँ पे हर एक, तो एक की बात कर रहे हैं तो सिंपली अपनी सिंगुलर वर्ब यूज होगी, है ना। ऐसे ही ए नंबर ऑफ, तो यहाँ पे कुछ एक एक से ज़्यादा होंगे ना। अगर यहाँ पे 100 हैं तो हो सकता है 10 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ए नंबर ऑफ के साथ अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे क्या होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। ठीक, तो जैसे भी सब्जेक्ट एग्रीमेंट, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा उस हिसाब से आपकी वर्ब यूज होगी। जैसे लेट लॉट ऑफ है, ए फ्यू ऑफ है, ये सब क्या है, इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी। बाकी जी वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके साथ क्या होगी, सिंगुलर। बाकी इसको क्लियरली हम देख लेंगे वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 पोसेसिव केस के बारे में है कि भाई जो पोसेसिव केस लगाते हैं, अपोस्ट्रोफ एफ एस लगाते हैं हम, तो वो कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। और अपोस्ट्रोफ एस कैसे लगेगा, सिर्फ अपोस्ट्रोफ एस लगेगा
या अपोस्ट्रोफी लग सकता है, या फिर इसके क्या अलग अलग रूल हैं, वो सारी चीज़ देखेंगे हम। ठीक है, कई बार तो एस और यहाँ पे अपोस्ट्रोफ लगता है ना। तो ये सब कुछ देखते हैं कहाँ पे क्या होता है। लेकिन इसका बेसिक रूल तो ये पता कर लेते हैं कि भाई ये अपोस्ट्रोफ एस यूज कहाँ होगा। अपोस्ट्रोफ एस का यूज एक तो सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ होगा, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं होगा। ठीक है, नो यूज ऑफ पोसेसिव विद नॉन लिविंग थिंग्स, सिर्फ किसके साथ होगा, लिविंग थिंग्स के साथ में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं राम्स बुक। ठीक है, राम लिविंग थिंग है, तो इसके साथ में ये अपोस्ट्रोफ एस लग सकता है। लेकिन अगर जब हम बात करें टेबल्स लैग, ये टेबल्स लैग क्या, टेबल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के साथ में अपोस्ट्रोफ एस नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, इसका करेक्ट फॉर्म होगा द लैग ऑफ टेबल। ठीक है, इसको सिर्फ हम ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, सेम इसको तो आप वैसे नॉर्मली ऐसे भी, वो भी ठीक रहेगा, नॉर्मल हम जैसे लिखते हैं अपोस्ट्रोफ ऐसे लगा के ना लिखें, तो जैसे द बुक ऑफ राम, ये भी ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अपोस्ट्रोफ एस लगा रहे हैं तो वो सिर्फ लिविंग थिंग के साथ में यूज़ होगा, नॉन लिविंग थिंग के साथ में यूज नहीं होगा। ठीक है, इसमें कुछ इसके केसेस हैं वो देखते हैं। अगर एग्ज़ाम में ऐसे हो कि टेबल्स लैग, और इसको इसकी करेक्ट फॉर्म करने की दे रखी हो, अब इसका करेक्ट फॉर्म लिखो। अगर आंसर्स में लिखा हो ए टेबल लैग, तो ये भी ठीक होगा। ठीक है, और आपका दूसरा इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगी, इसकी दूसरी करेक्ट फॉर्म होगी द लैग ऑफ टेबल। ठीक है, आप इसको सिर्फ इसको दोनों को मिलाओगे तब भी एक ही नाउन बन जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे कि वॉल पेंटिंग, तो वॉल पेंटिंग अपने आप में एक नाउन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते वॉल्स पेंटिंग, ये गलत हो जाएगा, नॉन लिविंग थिंग है, अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे लिखोगे वॉल पेंटिंग तो ये नाउन की बन जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो द पेंटिंग ऑफ वॉल, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा कुछ दे रखा हो तो भी ये ठीक होगा। ठीक है, अब इसके स्पेशल केस देखते हैं। जब प्लूरल नाउन हो हमारे पास में, प्लूरल नाउन हो और उसके साथ अपोस्ट्रोफ लगाना हो, जैसे कि गर्ल्स कॉलेज। ठीक है, अब गर्ल्स कॉलेज में ऐसे तो नहीं लगा सकते। ठीक है, ये अपोस्ट्रोफ है, अपोस्ट्रोफ एस ऐसे नहीं लगेगा, कैसे लगेगा, गर्ल्स पूरा गर्ल्स लिखो और उसके बाद में अपोस्ट्रोफ एस लगा दो, गर्ल्स कॉलेज, ये फॉर्म करेक्ट होगी। ठीक है, लेकिन मेंस ट्राउज़र हो, जैसे मैन और ये ट्राउज़र हो, तो कैसे लिखोगे, ये फुल पहले ही अपना मैन है, ये प्लूरल में है, लेकिन इसके साथ में एस यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, नहीं है ना, तो फिर हम सिंपली यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस लगा देंगे और ये हमारी आपका पोसेसिव इसका जो केस बनाएंगे वो ठीक रहे हो जाएगा। जैसे कि मेंस ट्राउज़र, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है भाई। या वीमेन है, वीमेंस ड्रेसिस, है ना, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये करेक्ट है। प्लूरल नाउन के साथ में सिर्फ कहाँ पे, जहाँ पे उसका नाउन के एंड में एस लगा हो, जैसे गर्ल्स देखा हमने, बॉयज़ देखा, है ना, ये सब अगर यहाँ पे लास्ट में एस है तो फिर क्या करेंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफ लगा देंगे और वो पोसेसिव केस बन जाएगा। लेकिन अगर प्लूरल में मैन है, वीमेन है, जहाँ पे लास्ट में एस नहीं है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, ये लगाएंगे। ठीक है, या फिर एक और होता है, जैसे अगर किसी के साउंड में बोलते हैं तो उसके साउंड में अगर एस का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, जैसे एग्जांपल लें हम, जैसे फॉर
गुडनेस सेक। तो इसमें गुडनेस में एस का साउंड आ रहा है ना। तो गुडनेस और वैसे भी एस लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या करोगे, अपोस्ट्रोफ लगा दोगे। दूसरा आ जाए जैसे फॉर जस्टिस सेक, तो यहाँ पे क्या करोगे, ये जस्टिस सेक की साउंड आ रहा है ना, तो सेक है यहाँ पे सी ई, लेकिन ये एस का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, अपोस्ट्रोफ, सिर्फ अपोस्ट्रोफ। ठीक है, यहाँ पे एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी हिस्सिंग साउंड आ रहा है आपको, जहाँ पे आप बोलते हो जैसे कि जस्टिस या फिर कॉन्साइंस आ गया, जैसे कि है ना, कॉन्साइंस सेक के साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, सिर्फ अपोस्ट्रोफ यूज़ होगा, एस यूज नहीं होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि एक तो प्लूरल जहाँ पे एस से साउंड, एस से नाउन खत्म हो रहा है, प्लूरल बन रहा है, तो वहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रोफ लगेगा। या फिर जिसमें हिस्सिंग साउंड आ रहा है, सही लास्ट में सी हो, एस हो, या कुछ और वर्ड हो जिससे साउंड क्या आ रहा है हिस्सिंग का, तो वहाँ पे भी क्या लगेगा, अपोस्ट्रोफ ही लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं कंपाउंड नाउन के केस में क्या होता है। कंपाउंड नाउन जैसे कि ब्रोदर इन लॉ, है ना, फादर इन लॉ, या स्टेप ब्रोदर, जैसे मैं कहूँ फादर इन लॉ, तो इसमें कहाँ लगेगा, जैसे मैं कहूँ कि फादर इन लॉज हेल्थ, तो यहाँ पे लगेगा लास्ट में जो भी वर्ड होगा ना। ये कंपाउंड नाउन अगर ये 3 वर्ड्स के मिल के बना हुआ है या 2 वर्ड्स के मिल के बना हुआ है, जैसे स्टेप ब्रोदर, तो यहाँ पे लगेगा स्टेप ब्रोदर्स हाउस। स्टेप्स नहीं होगा, ठीक है, फादर्स नहीं होगा। ठीक है, इस केस में अपोस्ट्रो एस कहाँ लगेगा, लास्ट में, जो आपके नाउन के लास्ट वर्ड है ना उसके साथ लगेगा। फादर इन लॉज होगा या ब्रोदर इन लॉज होगा, कुछ भी आ जाए कंपाउंड नाउन में, तो लास्ट वाले वर्ड के साथ में लगेगा। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, जैसे कि भाई उसमें हम अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ कर लेते हैं, जैसे कुछ मेजरिंग वाला आइटम हो, मेजरिंग यूनिट होती हैं, जैसे हमें किसी का मेजर करना हो, जैसे भाई किस स्पेस, है ना, हम किसी दो चीज़ के बीच में स्पेस को मेज़र कर रहे हैं, तो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ए बोट्स लेंथ, है ना। तो यहाँ पे ऐसे वर्ड्स के बीच में ऐसी फ्रेजेस होती है जिसमें हम ये यूज़ कर लेते हैं, जैसे ए स्टोन्स एज, तो यहाँ पे है तो ये नॉन लिविंग थिंग, है ना, लेकिन फिर भी इसके साथ में यूज़ कर लेते हैं। ये सब एक फ्रेजेस के टाइप में होते हैं, जैसे इडियम्स के टाइप में, भाई बाड़ बाड़ बचा, है ना, ए रेजर्स एज। तो ऐसे वर्ड्स में, ऐसी फ्रेजेज में हम इनको यूज़ कर लेते हैं। या फिर टाइम एक्सप्रेसिंग हो, कुछ भी ऐसा वर्ड जो टाइम एक्सप्रेसिंग है, जैसे ए डेजर्स डेज जर्नी, तो ऐसे वर्ड्स में हम इसको प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, या वेट करना हो किसी चीज़ का, तो हम उसमें भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ए टन्स वेट हो जाता है, करेक्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4-5 ऐसी हैं, या फिर जैसे स्टेट, है ना, कंट्री के साथ में इंडियाज़ फ्यूचर, हाइपोथेटिकली इनको यूज़ कर लेते हैं ऐसा। तो ये करेक्ट फॉर्म हो गया, आपको एग्जाम में आ जाए तो इंडियाज़ फ्यूचर, तो आप ये नहीं सोचना भाई इंडिया कोई लिविंग थिंग तो है नहीं, तो इसके साथ अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगेगा, लग सकता है। ठीक है, मेनली तो ध्यान रखने जो जैसी थिंग्स हैं, टेबल हो गई, फैन हो गया, वाल हो गई, ये सब चीज़ होती है ना, इनके साथ में ऐसा कुछ आ जाएगा तो वहाँ पे यूज़ नहीं होगा। इतना हार्ड या ऐसी चीज़ आपको शायद देंगे नहीं, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो इसी के साथ में नाउन के रूल्स ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस सेट करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आज के 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करते हैं। नंबर 1, बीइंग अनेबल टू पे वंस डेबिट, जो अपना कर्ज ना चुका सके उसको क्या कहेंगे हम, इंसोल्वेंट, दिवालिया, क्या हो जाएगा, इंसोल्वेंट। ठीक है। सेकंड, द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय स्टार, फोरटेलिंग मतलब कि भविष्य बता देना, स्टार्स के बेस के ऊपर भविष्य बताने वाली साइंस को, विज्ञान को क्या कहते हैं हम, एस्ट्रोलॉजी। थर्ड, द गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन ए स्टेट, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स मतलब कि अपने स्टेट के अंदर, जैसे डिस्ट्रिक्ट या किसी भी जगह, गवर्नमेंट की उपस्थिति कौन महसूस करवाता है आपको,
वहाँ की नौकरशाही, है ना, एसडीएम हो, एसपी हो, ठीक है। तो वो सब क्या करवाती हैं, आप गवर्नमेंट का ही एहसास करवाती है, भाई गवर्नमेंट इनके थ्रू प्रेजेंट है वहाँ पे, तो उसको क्या कहते हैं हम, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग देख लेना, ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछी जाती है, स्पेलिंग एरर के अंदर, ठीक है। फॉर एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे, काम तो कुछ नहीं है ना, और पे आई है, उसको क्या कहेंगे हम, साइन ए श्योर, ठीक है। नंबर 5, ए मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जहर में दी जाने वाली दवा, उसको क्या कहते हैं हम, एंटीडोट, ठीक। तो ये 5 आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, इनमें से बहुत बार ये एंटीडोट पूछा गया है, साइन ए श्योर पूछा गया है ना, और इंसॉल्वेंट पूछा गया बहुत बार। तो एक इन सारों को याद कर लेना। इंसॉल्वेंट क्या होता है, भाई जो अपना कर्ज ना चुका सके, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, जो भविष्य बताए, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, जो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट का एहसास दिलाए आपको, और साइनेश्योर क्या होता है, जो भाई काम कुछ ना हो और पेमेंट खूब, और जहर का काउंटरैक्ट करने के लिए कौन सी मेडिसिन है, उसको क्या कहते हैं, एंटीडोट, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नाउन बेस्ड हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे वीडियो के साथ। आप अपने सोल्व करें और फिर उस आपके सोल्व किए हुए आंसर्स को कितने ठीक आए कितने नहीं, वो सब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद।